हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लासेस पोर्टल पर, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी जानकारी लाता रहता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटर यानी संधारित्र के ऊपर। ये कैपेसिटर क्या है और इसका डिज़ाइन कैसे है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो चलते हैं कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो लिख लेते हैं संधारित्र। कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या है? संधारित्र यानी कैपेसिटर। ओके, तो संधारित्र या कैपेसिटर क्या होता है, इसका डिज़ाइन कैसे है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो इस लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा, जिससे आप आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डिज़ाइन कैसे है, यह क्या संधारित्र क्या है? जो अपने अंदर कोई एनर्जी स्टोर करके रख सके या अपने अंदर कोई ऊर्जा स्टोर करके रख सके, संग्रहित करके रख सके, वह युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र यानी कैपेसिटर कहलाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब किसी दो चालक प्लेटों को किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पैराविद्युत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब पैराविद्युतिक पदार्थ यानी कुचालक। डाइलेक्ट्रिक, डाई मतलब कुचालक, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते वह क्या कहलाते हैं? पैराविद्युतिक पदार्थ कहलाते हैं, द्वारा अलग कर दिया जाता है। दो चालक प्लेटों को बीच में डाइलेक्ट्रिक डालकर दोनों को अलग सेपरेट कर दिया, और वह युक्ति क्या करेगी? अब कर दिया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? अपने कैपेसिटर कहते हैं। अलग कर दिया जाता है, तो उस डिवाइस को अपने क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। ठीक, मतलब कहने का क्या मतलब है, जब किसी दो चालक प्लेटों को किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कुचालक पदार्थ से दोनों को अलग कर दिया जाता है, और तो इस प्रकार से बनी जो डिवाइस होगी उसे अपने क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक, यह इसको अपने पहले लिख लेते हैं सारा कुछ, फिर उसके बाद डिज़ाइन पर चलेंगे। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे इसका। तो यह क्या होता है? यह एक पैसिव डिवाइस है। यह एक, पहली पॉइंट लिख लेते हैं, यह एक क्या है? पैसिव यानी निष्क्रिय डिवाइस है। निष्क्रिय यंत्र, या अपन बोल देते हैं पैसिव डिवाइस। निष्क्रिय या पैसिव डिवाइस का मतलब यह है कि यह खुद से एनर्जी को क्या है? ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
यह एनर्जी का खपत ही करेगा, ये एनर्जी स्टोर करता है लेकिन किसी और स्रोत से अपने अंदर एनर्जी को लेकर फिर आगे करता है ट्रांसफ़र, या आगे रिलीज करता है एनर्जी को। यह एक पैसिव डिवाइस है, ना कि एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस कौन से होते हैं? जो ऊर्जा का मतलब आगे निर्माण करते हैं, जैसे वोल्टेज होगी, वोल्टेज स्रोत हो गया, करंट सोर्स हो गया, यह क्या होते हैं? यह एक्टिव डिवाइस होते हैं। तो यह एक क्या है? जो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, यह तीनों क्या है? पैसिव डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। तो देखते हैं आगे। आगे मैंने बात कर ली, यह क्या करते हैं? पैसिव डिवाइस है। और यह क्या होता है? यह विद्युत चार्ज, या अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या है? चार्ज को या आवेश को अपने बोल सकते हैं, आवेश को एनर्जी के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है। एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। ठीक, यह क्या होता है? यह विद्युत को, जो विद्युत का आवेश मैंने पढ़ाया था, वो विद्युत आवेश को है ना अपने अंदर स्टोर करके और उसे एनर्जी के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब अपने उसकी आवश्यकता होती है या नीड होती है, हम उसको रिलीज करके हम उसकी जो एनर्जी को ले सकते हैं। ठीक, इसको आगे लिखते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक नहीं, इसका प्रतीक, जैसे मैं बोलूँ इसका प्रतीक क्या होता है? अपने किससे दर्शाते हैं इसको? प्रतीक और मात्रक। प्रतीक यानी किससे दर्शाते हैं, मात्रक और किस में मापते हैं? अपने किसी भी क्वांटिटी को, किसी का, सभी क्वांटिटी का एक मात्रक होता है जिससे अपने उसको मापते हैं। तो प्रतीक, अपनी प्रतीक किससे दर्शाते हैं इसको? अपने इससे दर्शाते हैं सी से, कैपिटल सी है जिससे अपने इसको दर्शाते हैं। मात्रक क्या है? इसमें किस में मापते हैं? तो इसमें फैराड में, यानी फैराड में मापते हैं। और सिंबल कैसे होता है इसका? अपने ऐसे ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल एफ में। ठीक, तो प्रतीक आ गया, मात्रक आ गया। और यह एक थर्ड गुण क्या है? ये क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात पूछते हैं आपने, बस ये एक ही लाइन में बता देना है कि संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या है? आपने बोलना है वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। वह डिवाइस जो वोल्टेज के परिवर्तनों में विरोध करता है, वह डिवाइस, वह क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। या जो उसका गुण होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, जो विरोध करने का गुण। तो लिख लेते हैं, वह डिवाइस जो वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। सडनली चेंज इन वोल्टेज, अपोज करता है यानी विरोध करता है। अपने इस गुण को क्या बोलते हैं? जो वोल्टेज के परिवर्तनों में विरोध करता है, इस गुण को अपने क्या बोलते हैं? इस गुण को अपने बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे प्रतिरोध में किसी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस था, उसको प्रतिरोध का रेजिस्टेंस था, वो क्या करता था? विद्युत के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता था। यह क्या करता है? वोल्टेज के परिवर्तनों में विरोध करता है। तो इस गुण को अपने क्या बोलते हैं? बोल देते हैं, इस गुण को
एक्स सी से अपने दर्शाते हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, आगे क्या है, आगे इसका मान कितना होता है, जो एक्स सी है उसका कितना मान होगा, जैसे अपने निकाला था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बटा में ए, वैसे ही अपने इसका मान कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स सी का मान कैसे डिफाइन करते हैं। एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है अपना 1/में ओमेगा सी। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 पाई एफ अपने बोल देते हैं 2 पाई एफ ओमेगा का मान है, उसको रखने पर यहाँ पर कितना आ जाए 2 पाई एफ सी। चूँकि मैं लिख देता हूँ, चूँकि जो ओमेगा बराबर है वो कितना है 2 पाई एफ। बस ये आपको याद रखना है, यह आपको आगे काम देगा। आगे चलते हैं, आगे कैपेसिटिव की कैपेसिटी, जो कैपेसिटर की प्रतीक अपने की कितना होगा, ये कैसे निर्धारित होगा, ये जैसे कितने फैराड का होगा, कितनी कैपेसिटी का होगा, तो इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं। आगे चलते हैं, इसका निर्धारण देखते हैं और इसकी जो डिज़ाइन है उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करेंगे इसका कॉम्बिनेशन, कि इसको सीरीज में जोड़ने पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और पैरेलल में जोड़ेंगे तब कैसा इफेक्ट होगा। तो चलते हैं आगे देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो इसमें ही लिख लेते हैं अपने कैपेसिटी, यानी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी होगी। तो क्या होता है, जो कैपेसिटर में क्या होता है, जो आवेश है, जो इसके अंदर आवेश स्टोर होगा, मैंने बताया था जो कैपेसिटर के अंदर आवेश स्टोर होता, वो आवेश कितना स्टोर होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो सीधा किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे अपने वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही एनर्जी जो स्टोर होगी, आवेश स्टोर होगा, उसका मान भी बढ़ाएगा। जैसे मैं इसी के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि जो आवेश है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, क्योंकि मैं जैसे जैसे v का मान बढ़ाऊंगा, यहाँ पर जैसे जैसे मैं v का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा आवेश भी बढ़ जाएगा, जो एनर्जी जो अंदर स्टोर होगी वो भी बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये इस सिंबल को हटाना चाहता हूँ, मैं बराबर में लाना चाहता हूँ। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट का उपयोग करता हूँ। वह कांस्टेंट क्या है, वह कांस्टेंट c है। सही समझे आप, वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट c है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ, q बराबर इस कांस्टेंट के जो सिंबल है इसको हटाया तो मेरे पास आ गया c v। तो ये c क्या है, c एक कांस्टेंट है, यह एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कैपेसिटेंस होगा ये कैपेसिटेंस। ठीक, तो कितना कैपेसिटेंस होगा, इसका मान कितना होगा, इस आपने माप दे, इसकी जो मात्रा होती है। तो कैपेसिटर तो एक डिवाइस का नाम है, कैपेसिटेंस का होगा उसके अंदर कितनी मात्रा स्टोर होगी, ठीक, वह उसका कैपेसिटेंस होगा। तो ये कैपेसिटेंस है। आगे देख लेते हैं, तो कैपेसिटेंस का मान कितना होगा किसी भी, मैंने बताया था पहले ये कैपेसिटेंस का मान कितना होगा। तो C बराबर Q बटा कूलाम्ब पर वोल्ट है। इसको मैं लिख सकता हूँ कूलाम्ब CLB वोल्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं कूलाम्ब पर वोल्ट या Q बटे V। ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है फॉर्मूला। ठीक, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं
जो इसके मीडियम, जो इसके मध्य जो दूरी होगी उसे अपने डीएम लिख लेते हैं। जो दो प्लेटों के मध्य दूरी होगी उसे लिख लेते हैं डीएम। और ये प्लेट का एरिया होता है। एरिया कैसे? जैसे ये प्लेट ऐसे खड़ी है और अगर मैं इस प्लेट को सीधा कर दूँ तो इसका कुछ एरिया निकल के पास मेरे पास आ जाएगा। तो वो एरिया क्या होगा? ऐसे मैं इसको बना लेता हूँ। ये कुछ प्लेट इस तरह से होगी और इसमें ये एरिया होगा। ठीक, ये एरिया हो गया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, जो ए है वो क्या है? एरिया। ठीक, एरिया को अपने किस में काउंट करते हैं? मीटर स्क्वायर में। आगे देख लेते हैं, आगे होता है ये डीएम। ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस इन प्लेट। जो प्लेट्स है दोनों, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा प्लेट्स, इसको अपने किस में? मीटर में काउंट करते हैं। जो डिस्टेंस है उसको तो मीटर में काउंट करेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में काउंट करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे जो सी है अपना कैपेसिटेंस है, उसका मान किस पर निर्भर करेगा? उसका मान निर्भर करेगा ए और डीएम पर। तो ए के तो वो क्या होता है? समानुपाती होता है। और डी के होता है क्या? डीएम के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो इसके बीच में संबंध बनेगा वो मैं इसे लिख लेता हूँ सी समानुपाती ए बटे में डीएम। इसके तो समानुपाती हो गया और इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक, अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाऊंगा, तो मैं एक कांस्टेंट का उपयोग करूंगा। वह कांस्टेंट क्या होगा? वह कांस्टेंट होगा परमिटिविटी। यानी जो परमिटिविटी मैं यहाँ पर उपयोग करूंगा, जो परमिटिविटी क्या है? इस जो पदार्थ डाला है इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। परमिटिविटी वो होती है स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ होगी। वो क्या होगी, कितनी होगी, वो उस पर निर्भर करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी बराबर, ये होता है, इसका नाम अपने बोल देते हैं, ये होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको अपने मैथमेटिक्स में बोल देते हैं, ये मैथमेटिक्स का सिंबल है। ठीक, तो ये क्या होता है? परमिटिविटी। जब अपने बोल देते हैं ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या अपने बोल देते हैं इसे क्या है? ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी। ठीक, ये परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये परमिटिविटी दो तरह से होगी। दो तरह से कैसे होगी? एक होगी जो होगी अपनी एप्सिलॉन नोट और एक एप्सिलॉन आर। ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नोट यानी ये 0, ये आर। तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। कैसे लिखूंगा? यह क्या होगा? यह एयर में होगी, यह एयर परमिटिविटी होगी। एयर परमिटिविटी। और ये क्या होगी? आर यानी रिलेटिव। एयर यानी मैंने दो प्लेटों को सीधा, कोई मटेरियल नहीं डाला हुआ इसमें, और सीधा ही मैंने यहाँ पर एयर में रख दी दो प्लेटें। तो वो वहाँ पर अपने एप्सिलॉन नोट का उपयोग करेंगे। और अगर कोई अपने मटेरियल डाला हुआ है, यहाँ पर इसमें कुछ मटेरियल डाला हुआ है डाइलेक्ट्रिक, तो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर मैं उपयोग कर लेता हूँ जल्दी से इसे। सी बराबर एप्सिलॉन को मैंने दो भागों में तोड़ लिया। यहाँ पर ये इसके दो कंपोनेंट हो गई। एप्सिलॉन के कितने? दो कंपोनेंट हो गए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर, और आगे क्या था? ए था, और बटा में क्या था? डीएम। ठीक, तो इसका क्या मान होगा? अगर मैं किसी कंडक्टर, ये इसमें बात करूं, अगर मैं, ये होगा फॉर्मूला फाइनल अपने पास। अगर मैं बात करूं एयर में बात करूंगा, मैं पहले कंडीशन ले लेता हूं एयर में। अगर मैं सीधे इसको एयर में बात करूं तो एयर में क्या होगा? एप्सिलॉन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन का मान कितना रखेंगे?
एप्सिलॉन का मान रखेंगे 8.585 इंटू 10⁻12 और एप्सिलॉन आर का मान कितना रखेंगे, एप्सिलॉन आर का मान रखेंगे 1। तो एयर में आपने याद रखना है ये इतना मान रखेंगे, जिससे अपने को सी का मान निकल आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू में एरिया ऑफ प्लेट्स और डीएम इंटू में 1 कर देंगे। इसका कोई बस ये अपने पास क्या आ जाएगा, एयर में आ जाएगा। एयर में अगर अपने कंडक्टेंस कैपेसिटेंस निकालना है तो अपने इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अगर अपने बात करें किसी मटेरियल में एनी मीडियम या किसी मीडियम से, मीडियम के लिए क्या होगा, मीडियम के लिए अपने बात करेंगे यहाँ पर सी बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा। सी का अपने मान रखेंगे। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का मान बदलता रहता है, किसी भी पदार्थ का अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होगा, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, सीधा ही अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए बटा में डीएम। तो ये क्या होता है, किसी मीडियम में होता है। तो यह आपको याद रखना है। यह कभी कभी भी पूछ लेते हैं क्या एयर में कितनी अपने कंडक्टेंस का मान कितना होगा, परमिटिविटी का मान कितना होता है, जो ये होता है एप्सिलॉन आर नॉट का मान कितना होता है। ये कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं ग्रुपिंग यानी सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस का कैसे बिहेव करेगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे। तो आगे देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अपने दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक बनाएंगे सीरीज का और एक बनाएंगे पैरेलल का। तो यहाँ पर मैं दोनों को यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा मैं यहाँ पर सीरीज यानी श्रेणी में, और एक बनाऊंगा मैं यहाँ पर पैरेलल यानी समांतर। मैं दो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और इन कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, यहाँ पर मैं इन दोनों को अलग से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं कैपेसिटर है उनको सीरीज में जोड़ दूँ, यह इसका ऐसे बनाते हैं अपने कैपेसिटर को, ठीक। ये क्या होगा C1, ये C2, ये C3। आगे देख लेते हैं पैरेलल में किस तरह से बनाऊंगा, मैं इस तरह से बनाऊंगा, 3 जोड़ देता हूँ, C1, C2, C3, ठीक। यहाँ पर मैंने कुछ सप्लाई जोड़ दी, ठीक। यह कॉम्बिनेशन किसका होगा, सीरीज का। यह हो गया पैरेलल का। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है, इसमें होता है कांस्टेंट चार्ज। अगर सीरीज की बात करें तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लिख लेते हैं कांस्टेंट चार्ज। चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं अपने चार्ज के लिए अपने क्या लिखा था, अपने लिखा था कांस्टेंट। अपने लिख लेते हैं सी वी। इसमें क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। यहाँ पर मेरे को वोल्टेज लगाऊंगा तो V1 V2 V3 जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे जुड़, यहाँ पर वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जो V बटे C इक्वलेंट बराबर V1 पर कितना होगा, V1 पर वोल्टेज कितना होगा, Q1 बटे में, या Q मतलब आवेश यहाँ पर क्या है, यह आवेश करंट की भांति है, सीरीज में समान रहेगा। तो यहाँ पर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, क्योंकि यहाँ पर जो अपने यहाँ पर ये Q है वो कांस्टेंट है। मैंने पहले लिख दिया कांस्टेंट चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट है, सभी में कांस्टेंट एक ही होगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से लिख लेता हूँ Q बटे CQ, यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर Q मैंने कॉमन ले लिया बाहर, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो
यहाँ पर क्यू आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो 1/में सी इक्वलेंट बराबर अपने पास आएगा C1 प्लस C2, 1/में C2 प्लस में 1/में C3। तो ये अपने पास सीरीज में आ गया। अब देखें पैरेलल में क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और चार्ज क्या है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज होगा, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज होने के पास धारा क्या है इसमें डिवाइड हो जाएगी। मैं धारा यहाँ पर लूँ या Q लूँ, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आ गया। अगर मैं Q का बात करूँ तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है, CV होता है ना, तो मैं यहाँ पर CV लिख लेता हूँ, CV बराबर यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज अपने क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो C1 V1 V1 नहीं, कौन वोल्टेज तो सेम ही है, तो वोल्टेज सभी C2 V प्लस C3 V, क्योंकि वोल्टेज सभी में सेम है यहाँ पर। तो आगे लिख लेते हैं CV बराबर में V को मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैंने यहाँ से कॉमन कैसे लिया, कैपेसिटर में मैंने पहले बता दिया अपने कि जो C बराबर है Q बराबर है Q V/C है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस में V कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो आगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कैंसिल हो गया, तो अपने पास फाइनल जो निकल के आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मैंने इस तरह से समझाया आपको, क्योंकि सीरीज में क्या है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, और पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड हो जाती है। इसमें वोल्टेज करंट समान रहता है, इसमें वोल्टेज समान रहती है। तो इसमें अपने क्या है, करंट की जगह मैंने आवेश ले लिया, तो करंट और आवेश एक ही चीज़ है, इसमें डिवाइड नहीं है कुछ भी। तो यह इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन दो प्रकार के निकल के आ गए। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ही हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।